फिर मैं क्लास अरेंज करवाती हूँ आपकी। चलो अभी अपन ना स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड लेक्चर, चैप्टर 5 का। इसके अंदर ना सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको ये बता दिया था, एक्सपेरिमेंट जो है, एक सेकेंड, ये कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया था कि यार ये कैसे कैसे हो रहा है। एक सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल की जो हमारी सर्च चली थी, हमने ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देखा था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था कि यार हमें पता नहीं ये कैसा है, इसका मटेरियल कैसा है, कैसे बना है, तो वो हमें जानना था। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो वाला एक्सपेरिमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, दो छोटी सी लाइन है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कि भाई पता करो कि ये कैसा है। इज दैट क्लियर? ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या किया यार, ये जो अपने एस स्ट्रेन था और आर स्ट्रेन था ना, ये आप ये जो देख रहे हो, इन्होंने क्या किया था, इसी जो एस किल्ड है ना, इसी से ना क्या किया था, प्रोटीन निकाला। ये जो अपना हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ना, इसी से इन्होंने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया, प्रोटीन के साथ साथ डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, आरएनए, जितने भी सारी चीजें थी ना इसके अंदर, भैया हीट के एस्ट्रेन से सब निकाल लिए इन्होंने। और फिर इन्होंने देखा कि यार आखिर कौन सा वाला है जो आगे जाके पास ऑन होता है। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड किया, बताओ क्या कंक्लूड किया, कौन है जो पास ऑन होता है? उन्होंने किया कि यार ये जो डीएनए है ये पास ऑन होता है। इज दैट क्लियर? तो जो डीएनए है यही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारा दिया था अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे, क्योंकि ये हर्शेस एंड मार्था चेज से एक साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था ये एक्सपेरिमेंट। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले तो क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज। क्या लिया था? बैक्टीरियोफेज। आपको पता है ना बैक्टीरियोफेज क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जब बैक्टीरिया किसी भी वायरस को इन्फेक्ट कर, जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर देखा होगा आपने 11th में, याद आ रहा है? हाँ के ना, नहीं याद आ रहा? चैप्टर 2 में याद उड़ गया आपका 11th पूरा? तो देखो, नहीं याद अल्फ्रेड है। हर्श ने क्या किया, इन्होंने वायरस के साथ काम किया, और इन्होंने क्या किया, वर्क विद वायरस दैट इफेक्ट, किसको इफेक्ट कर रहे थे? बैक्टीरियोफेज। इन्होंने देखो क्या किया, सबसे सॉर्टेड सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, ये आपके बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पे ये क्या है हमारा? बैक्टीरिया, लेट से। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फेज को अटैच किया, और देख लो बैक्टीरिया फेज में ये मटीरियल है, ये है जेनेटिक मटीरियल। हमें ये पता करना था ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फेज को अटैच किया, किससे? बैक्टीरिया फेज पे, और इसको हम बोलते हैं क्या? इन्फेक्ट किया। तो इन्होंने ये जो जेनेटिक मटेरियल था ना, सबसे पहले दो कल्चर प्लेट में लिया था, किसमें? दो कल्चर प्लेट में। एक को मार्क कर दिया रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक को मार्क कर दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अरे हाँ के ना बोलो। ओके, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का एक अलग कहानी चलेगा, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का एक अलग कहानी चलेगा, है ना? तो वो क्या कहानी है, वो ऐसी है कि जैसे रेडियो एक्टिव, ये जो फॉस्फोरस आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं आगे लिखूंगी, वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज
DNA contain phosphorus, but protein does not. यहीं पे हमारा जो सल्फर है ये कैरी करता था रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन do not because protein contain sulfur। ठीक है, समझ पड़ी बात। तो देखो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था ना, इसके अंदर हमने जब इन्फेक्ट किया, फिर ब्लेंडिंग जब इसके अंदर ये मिक्स हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन ये जब इसमें सेटल डाउन हुआ, इन तीनों प्रोसेस के बाद हमने देखा कि ये जो वायरस है ना, ये जो मटेरियल है हमें ये पता करना था, तो ये बोल दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, और यहाँ पे लिखा है नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि यहाँ पे इनके पास क्या है, वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना बेटा, देखो जो डीएनए है उसके पास फॉस्फोरस तो था, पर जो प्रोटीन था उसके पास फॉस्फोरस नहीं था। यही जो सल्फर है इसके पास दैट हमारा जो प्रोटीन है दिस, या तो ये डीएनए हो सकता था या ये हमारा प्रोटीन हो सकता था, पर जब ये पास ऑन होता है ना तो इसमें हमें पता पड़ता है कि यार भैया डीएनए के पास तो सल्फर होता ही नहीं है, तो आगे हमारा ये जो है ये प्रोटीन नहीं था, ये प्रोटीन था, इसलिए नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait a minute. Wait a minute. चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया ना? बस इतना याद Yes, रखना, एंड में जो अगर कंक्लूड करें ना तो हमने अब बोल देंगे डीएनए पास ऑन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या था, रेडियो एक्टिविटी थी। डीएनए सॉरी पास ऑन हुआ, एक सेकेंड, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है, और प्रोटीन पास ऑन नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता, और उसके अंदर सल्फर नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ना मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि यार डीएनए वर्सेस आरएनए की यहाँ पे चल रही है लड़ाई। क्या चल रही है? डीएनए और आरएनए की लड़ाई चल रही है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है वो हमें पता करना है। तो आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा? बताओ। DNA. डीएनए। तो देखो यहाँ पे ना 4 क्राइटेरिया हैं, वो 4 क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। पहला क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है कि वो रेप्लिकेशन करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन हम अभी प्रोसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेबल होना चाहिए केमिकली, कि मतलब कोई भी उसके अंदर फटाफट इतने ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरली फटाफट अपना स्ट्रक्चर चेंज करने वाला वो नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर म्यूटेशन जो है वो होते रहना चाहिए, सो दैट इवोल्यूशन के चांसेस काफी ज्यादा उसके अंदर अच्छे होते रहे। वहीं दूसरी तरफ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, इन
मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये चारों क्राइटेरिया कौन फुलफिल करता है? हमारा डीएनए। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन कहलाता है? डीएनए। इज दैट क्लियर? अब ना देखो, अब आप मेरे को स्टेबिलिटी के बारे में बात करो। स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए? ऑब्वियस, मैंने बोला ना मैम डीएनए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो Yes, यहाँ ma'am. पे हमारा डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। पर मेरा क्वेश्चन है कि क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे देखो, जैसे जो आरएनए है ना, इसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे आरएनए को काफी ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, और रिएक्टिव होने की वजह से उसके अंदर कैटेलिटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कल आपको बताया था कि आरएनए की कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है। सो डीएनए इज लेस रिएक्टिव। याद करो बेटा, मैंने बोला था लेक्चर पढ़ के आना। ये देखो, कल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, आरएनए की कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। याद आया? आया कि नहीं? तो ये एक सेकेंड, हाँ, ये क्लियर है कि फिर हमारा ये कैटेलिटिक क्यों है आरएनए, और डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ही फिर हम डीएनए को क्या लेते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया कि मैंने बस यहाँ पे लिख दिया और स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो क्यों है? उसका रीजन ये रहा कि उसके सेकंड कार्बन पे आरएनए के OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो रिएक्टिव ज्यादा होता है, पर हमें लेस रिएक्टिव चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब ये बताओ, जो ये आरएनए है ना, एक उसका एक और चीज होता है, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए? डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, ठीक है, और अपने एक्सप्रेस कैरेक्टर्स। यार ये एक्चुअली ना प्रोटीन कैसे बना रहा है, ये हमारे चैप्टर का ना सबसे लास्ट प्रोसेस है। इस चैप्टर में हम जो देखेंगे ना ट्रांसलेशन, वो यही होता है कि यार ये प्रोटीन जो है ये कैसे बनता है। ठीक है, तो जब डीएनए है ना, वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट होता है। ये मैं भी आपको आगे चल के पूरा प्रोसेस चलेंगे तब आप देख पाओगे कि डीएनए कैसे आरएनए पे डिपेंडेंट होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो हमें ट्रांसमिशन के लिए किसकी जरूरत होती है? आरएनए की। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं, ट्रांसफर का काम कौन ज्यादा अच्छे से करता है? अगर मेरा क्वेश्चन होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम कौन ज्यादा अच्छे से करता है, तो मेरा जवाब होगा आरएनए। यहाँ पे ना ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन का काम और एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम आरएनए करता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक और मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए या डीएनए? DNA. हाँ, आपकी ये मेरे को पता था यही बोलोगे, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। आरएनए ही तो हेल्प करवाता है डीएनए को बनाने में। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे हेल्प कराता है। तो देखो, आरएनए जो है
वो है हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और साथ ही साथ ये हमारे जितने भी असेंशियल लाइफ प्रोसेस है ना यार, जितने भी लाइफ प्रोसेस, वो कौन करवाता है? हमारा आरएनए करवाता है। जैसे आपके बोल लो मेटाबॉलिज्म, वो हमारा इसकी वजह से ही होता है। ट्रांसलेशन बैक वापस से जो हम अभी पढ़ेंगे वो भी यही करवाता है। स्प्लाइसिंग वो भी यही करवाता है। ये क्या होता है ये सब आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बिकॉज ये आगे आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो जो डीएनए है ना, इवॉल्व हुआ है किससे? आरएनए से। डीएनए किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए से। इज दैट क्लियर? और इसी की वजह से हेंस मोर स्टेबल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes, ma'am. अब ना देखो, No. अपन ने जब स्टार्ट किया था पूरा प्रोसेस, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, अपन जो सेंट्रल डॉग्मा स्टार्ट करेंगे तो सेंट्रल डॉग्मा में 3 चीजें आएंगी। एक आएगा सबसे पहले रेप्लिकेशन, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन, और एक आएगा ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा स्टार्ट, पहला रेप्लिकेशन। यहां से मैं चाह रही थी कि सबका ना छूटे, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ क्या करने का है। अपन स्टार्ट कर दे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Recording. हाँ ठीक है। देखो, अपन ना रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या किया, जैसे 2 स्ट्रैंड्स थी डीएनए, आपको पता है ना ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है डीएनए। तो ये आपको नहीं Yes, दिख रहा, ma'am. जैसे Yes, वो ma'am. रस्सी, एक वो मोटी रस्सी होती है, रस्सी को ऐसे 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 अपन लपेटते हैं, फिर अपन को उसको एक जगह से काट के खोलना पड़ता है, तो एक रस्सी का ऐसे 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 करके अपन जब खोलते हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही था। रस्सी की मान लो ये 2 स्ट्रैंड्स थी, ठीक है, रस्सी की 2 स्ट्रैंड्स थी, और जैसे 2 स्ट्रैंड होगी, ये एक अलग होगी और एक ये अलग होगी, तो ये एक अलग स्ट्रैंड हो जाएगी और ये एक अलग स्ट्रैंड। तो ये अपना आगे जाके एक अलग रेप्लिकेशन करेगी, ये अपना रेप्लिकेशन में एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी। ये पेरेंट स्ट्रैंड हो गई है ना, और ये एक अपना नया डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी, ठीक है। ये एक अलग पेरेंट स्ट्रैंड हो गई और अपना एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी। लेट्स से इसने बनाया अपना एक नया डॉटर स्ट्रैंड, ये लाल वाला, और वो इससे ऐसे जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस वाले ने एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाया, वो अपना ऐसे जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, तो ma'am. हमेशा क्या होगा इसके बाद, हमेशा जब भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक एंड में क्या होता है, एक नया डॉटर स्ट्रैंड होता है, या जिसको हम बोलते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? समझ पड़ी Yes, ma'am. बात? अब ना एक एक्सपेरिमेंट था आप लोगों का, अगर वो एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप देख पाओगे कि ना एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ऐसे करके NH4 नाइट्रोजन यूज कर रखा है, और ऐसे करके ना जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 कलर से ऐसे मार्क कर रखे हैं कुछ कुछ चीजें। अगर आप देख पाओ तो अपन वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 लिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, वो अभी अपन ने ये जो देखा है ना, यार मेरे पेजेस बहुत आगे मिसप्लेस हो रहे हैं एक्चुअली। अपन ने अभी पढ़ा था ना, एक स्ट्रैंड वाला गायब हो गया कहीं, कोई ना। तो अभी अपन ने एक ये डॉटर स्ट्रैंड बनाया था और एक पेरेंट स्ट्रैंड बनाया था। तो इसके अंदर ना अपन ने क्या किया, इनको ना मार्किंग कर दी। क्या कर दी? मार्किंग कर दी नाइट्रोजन 15, जो कि होता है हैवी आइसोटोप। ये एक्चुअली हमने हैवी आइसोटोप इसलिए लिया था, ये एक्सपेरिमेंट वैसे तक काम का नहीं है, बट फिर भी
तो ये हमने हैवी आइसोटोप की मार्किंग इसलिए की सो दैट जब हम इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, हम इनको डेंसिटी के बेसिस पे नीचे बैठाते हैं, तो हमें पता चल जाए कि यार कि मतलब कौन सा वाला मार्क है। हैवी वाले क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो मार्क नहीं है वो ऊपर तैरते रहते हैं। तो इजीली है ना, आइडेंटिफाई करना इजी होता है। लेट्स से ब्लैक वाले स्टैंड नीचे बैठ गए और ये जो ये थे रेड वाले वो ऊपर तैरते रहे, तो क्लियरली डिफरेंशिएट करना ना थोड़ा सा इजी होता है। इज दैट क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ग्रू सबसे पहले को ग्रू किया NH4 Cl में, किसमें? NH4 Cl में। और इन्होंने किया किया ये आप देख रहे हो, नाइट्रोजन मैम जो है वॉइस वो क्लियर हमारा नहीं आ रही। है। किस किसको नहीं आ रहा आवाज क्लियर? बाकियों को भी दिक्कत है? अरे हाँ के ना बोलो। यस मैम, बहुत दिक्कत है। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अपन कहाँ थे? ये जो नाइट्रोजन 15 है, मैंने आपको क्या बोला, ये इनकॉर्पोरेट होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली स्ट्रैंड में। तो हम क्लियरली क्या करते थे, डीएनए को फिगर आउट कर पाते थे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करवाते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे हम कोई भी एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी और ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो 15 वाले होंगे वो अलग से आ जाएंगे और जो 15 वाले नहीं है वो अलग से आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो ट्रांसफर कर दिया सेल को इनटू NH4 14 के अंदर, किसमें? 14 के अंदर। तो 14 वाले नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे और 15 वाले अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो अभी हमें पता करना था कि इनका कितना कितना रेशियो है, 14 वाले कितने हैं, 15 वाले कितने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैंपल लेना स्टार्ट किया। टुक सैंपल एट वेरियस इंटरवल। पहला जो सैंपल लिया था, ठीक है, और सैंपल किसका ले रहे थे, दैट रिमेन एज डबल स्ट्रैंडेड, जो डबल स्ट्रैंडेड रह गए थे उनका सैंपल लिया हमने डीएनए का, और अलग अलग टाइम इंटरवल पे लिया। पहला जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो कि हमने लिया 20 मिनट के बाद। सेंट्रीफ्यूगेशन किया, फिर 14 में डाला, फिर हमने क्या किया, 20 मिनट बाद सैंपल को निकाला। तो उसके अंदर क्या हुआ, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। मतलब अभी इनके अंदर नाइट्रोजन 14 और 15 इक्वल इक्वल है। ठीक है, फिर सेकेंड जनरेशन में हमने निकाला, यानी 40 मिनट बाद। 40 मिनट बाद हमने देखा कि यार जो हाइब्रिड है, मतलब इक्वल अमाउंट, दैट हमारा जो लाइट डीएनए है और जो डार्क डीएनए है, वो उनका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे, कोई मुझे बताएगा? एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ना इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दिख रहा है सबको?
हाँ कि ना बोलो यार, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आई विल नेवर नो कि आपको यस मैम। है ना। ये देखो, अभी देखो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन में किया तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 15 वाले थे, अब हमने फिर 14 वाले भी डाल दिया और फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने एक्सट्रैक्ट किया। 15 वाले रेड से मार्क किए हैं, है ना, और ग्रीन वाले 14 से मार्क किए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो 20 मिनट के बाद ना यहाँ पे ये जो रेड और ग्रीन है इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल। फिर 40 मिनट बाद आप देखो ये जो ग्रीन वाले हैं 14 वाले ये ज्यादा बढ़ चुके हैं और रेड वाले हैवी आइसोटोप वाले बिल्कुल कम हो चुके हैं, है कि नहीं। यानी कि ये जो हाइब्रिड है ये कम हो चुके हैं और लाइट वाले जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे 14 और 15 दोनों इक्वल थे और सबसे पहले सिर्फ 15 थे, फिर 15 आधा हुआ, फिर 15 का रेशियो और कम हुआ। और अगर ये और ऐसे करते जाओगे तो 15 का रेशियो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इसी से देखो ऐसे पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब ये बनाना शुरू किए इसका मकसद क्या था। मकसद ये था कि ये वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये एक पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है और ये भी एक पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है। तो लाल वाला जब ये पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम किया, इसने एक नया स्ट्रैंड बनाया, देखो ग्रीन वाला, जो कि इसका न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस रेड वाले ने एक नया ग्रीन वाला बनाया, अभी जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया ना वो वाला। फिर वैसे इसको आगे लेके चले तो इन्होंने और आगे बनाया और आगे बनाया, तो धीरे धीरे इसी से कितने सारे ऐसे स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। तो ये था इसका मकसद, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मीजल्सन Yes, एंड ma'am. स्टॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे, मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने इन दोनों ने दिया था। मैंने आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो क्लियर है। थोड़ा सा हाँ हार्ड पड़ रहा होगा क्योंकि ये वाला बेकार पार्ट था, इसीलिए मैं ना थोड़ा सोच रही थी उनके बारे में, क्योंकि ये ऊपर से चला जाता, बट ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मशीनरी एंड एंजाइम। मशीनरी एंड एंजाइम के बारे में कि यार अगर कोई भी प्रोसेस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ रही होगी। तो वो एंजाइम कौन कौन से हैं और क्या क्या करते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रेप्लिकेशन करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि जो पूरा रिएक्शन करवाए उसके लिए हमें क्या पड़ेगी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस कैटलिस्ट का नाम होता है, जो ये पूरा प्रोसेस करवाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और ये जो पॉलीमराइजेशन का काम होता है ना, ये ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन होती है 5' से 3' में ही चलता है हमेशा पॉलीमराइजेशन का काम। ठीक है, और वो कैसी होती है स्ट्रैंड वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, वो मैं आपको बता के दिखाने वाली हूँ। ठीक है, यस मैम। ये यही बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अगर हमारा ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 5' इधर आएगा, 3' इधर आएगा, 5' इधर। ये हमारा, ये आपको जो पॉलीमराइजेशन का काम दिख रहा है ना, ये जैसे चलता है, ये हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, नीचे से होना शुरू होता है। जैसे मैंने रस्सी काटी, तो रस्सी अगर आप सोचो मैंने यहाँ से काटी तो ये अलग अलग होना शुरू हो गई है नीचे से। ये रस्सी थी, है ना, और एक पॉइंट पे मैंने यहाँ से रस्सी को काट दिया, तो अब ये नीचे से रस्सी खुल रही है ऐसे करके धीरे धीरे, और ऊपर की तरफ खुल रही है, देख पा रहे हो आप ऐसे करके।
Yes, तो ma'am. मैंने आपको बताया जब रस्सी खुलेगी एक स्ट्रैंड, एक नया क्या नाम है इनका, स्ट्रैंड बनाएगा, डॉटर स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा। तो जैसे ये वाला एक नया स्ट्रैंड बना रहा है जो कि है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये वाला एक नया स्ट्रैंड बना रहा है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो स्ट्रैंड है जो टूट टूट के चल रही है, ये इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, और जो जुड़ी हुई एक साथ चल रही है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम साथ ही ये भी बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूअस है ना, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? लैगिंग स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, अब ma'am. Yes, है ma'am. ना, ये इसी डायरेक्शन में चलेगा 5 डेज से 3 डेज तक। ये है हमारा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब ना ये आप देखोगे कि मैम ये वाला तो समझ आ रहा है, ये तो जुड़ा हुआ बन गया, ये जो टूट टूट के बन रहा है ये इसको कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए ना एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइकेज। ये फेविकॉल का काम करता है। हम क्या करते हैं, फेविकॉल लगा देते हैं, हम नहीं करते, वो अपने आप चलता है। फेविकॉल यहाँ से जुड़ता है और इस वाली स्ट्रैंड को जोड़ता हुआ चलता है। तो ऐसे ये एक अलग स्ट्रैंड बनती जाती है और ये एक अलग स्ट्रैंड बनती जाती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब क्या हो रहा है, ये कौन करवाता है? देखो सबसे पहले ये काम कौन करवा रहा है? रेप्लिकेशन। ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे तोड़ा, जैसे ये जिस पॉइंट पे अपन पहली बात काटते हैं ना, और ये जो एक पोर्शन है दैट, है ना, ये जो पोर्शन है जहां से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, की वो वाला ओरिजिन जहां से ये पूरा मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो हमेशा ना एक साथ पूरी की पूरी स्ट्रैंड ना अलग नहीं हो जाती, धीरे 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 एक एक करके खुलती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो एक जब खुलेगी तो उसमें डिसकंटिन्यूअस होंगे स्ट्रैंड ये वाले, तो उसको हम डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे, फिर वो एक अलग बन जाएगा अपना। ये वाला एक जो स्ट्रैंड है इसको हम अलग कंटिन्यूअस वाला है और वो पेरेंट के साथ जोड़ के एक अलग बन जाएगा। ऐसे करके ये अपना प्रोसेस बढ़ाते चलते हैं। समझ पड़ रही है बात? Yes, ma'am. Clear. चलो, ये तो हो गया। अब बात ये है, और ये पूरा प्रोसेस कौन शुरू करवा रहा है? यहाँ से ये एंजाइम करवा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन। पर अगर ये कैटलिस्ट है तो मतलब ये रिएक्शन को फास्ट करता है। रिएक्शन को फास्ट करता है, यहाँ पे चांसेस है कि यार कोई चेंजेस आ जाए। तो हमेशा ना इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई भी काम करे तो एक्यूरेसी से करे। अगर इसने एक्यूरेसी से काम नहीं किया, थोड़ा सा भी इधर उधर काम किया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। जो हमने चैप्टर 5 में नहीं पढ़ा था, म्यूटेशन म्यूटेशन, तो वो यही था कि अगर जब ऐसे कुछ है ना ढंग से काम नहीं कर रहा होता है ना, तो इसमें म्यूटेशन आ जाता है और उसकी वजह से फिर अलग अलग डिजीज हो जाती है। जो हमने चैप्टर इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ी थी डिजीज, याद आ रहा है? Yes, ma'am. पढ़ी थी. अब जैसे कि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक कैटलिस्ट है, तो हमेशा एक कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए एक सबस्ट्रेट भी तो चाहिए होता है। Yes, चाहिए ma'am. होता है कि नहीं चाहिए होता है, जिसपे वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसका बहुत बड़ा एक नाम है। क्या नाम है उसका? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पे, और ये हमारा दो तरीके से काम करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड एज ए सबस्ट्रेट भी काम करता है और हमारे को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर? पॉलीमराइज करने के लिए Yes, ma'am. एनर्जी प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अब ये हमारा ना एक्चुअली क्या है, ये पूरा प्रोसेस जो है किसका, तीन चीजें थी।
एक था रेप्लिकेशन, एक था हमारा ट्रांसक्रिप्शन और एक था हमारा ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आप देखो मैंने ऐसे करके साइन बनाया कि बस जो डीएनए है इस डीएनए को ही अभी हम खोल रहे हैं। अभी डीएनए को आपने ऐसे करके खोला है कि उसका एक स्ट्रैंड अलग जाके एक और स्ट्रैंड बनाएगा और उसका एक स्ट्रैंड अपना एक अलग स्ट्रैंड बनाएगा। ये सिर्फ इसमें है रेप्लिकेशन वाले में। अभी जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसके बाद होगा हमारा ट्रांसलेशन, जो मैं आपको बोली थी ना प्रोटीन सिंथेसिस, वो इसके अंदर आने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। तो अब Yes, ये जो ma'am. ट्रांसक्रिप्शन है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है यार। देखो ट्रांसक्रिप्शन का ना एक ही मतलब है, इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ, देखो, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ना कॉपी करना है। कहाँ से? फ्रॉम वन स्ट्रैंड, डीएनए टू एमआरएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से कहाँ पे? इनटू आरएनए। एमआरएनए। आरएनए, हाँ प्रिसाइसली बोले तो एमआरएनए, बट अभी हम आरएनए बोलते हैं। एमआरएनए अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगी तब आ जाएगा। ठीक है, तो अब आरएनए में हम क्या कर रहे हैं? डीएनए की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां से हमारा रोल शुरू हो जाता है आरएनए का। इज दैट क्लियर? तो Yes, यहाँ ma'am. पे ना हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल था वो थोड़ा सा बदल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको याद है? जैसे कि मैंने बताया था एडेनिन किससे बाइंड करता है? थाइमीन से। तो यहाँ पे एडेनिन थाइमीन से बाइंड नहीं करेगा, यहाँ पे एडेनिन किससे बाइंड करेगा? यूरासिल से। यूरेसिल से। क्यों? क्योंकि अगर डीएनए के पास एडेनिन, यहाँ पे हमारे आरएनए हो जाएगा, आरएनए तो बनने यहाँ के पे लिए आरएनए है, तो यहाँ पे वो किससे बाइंड करेगा? यूरेसिल से। ये याद रखना, यहाँ पे ना एक्सेप्शन आ जाता है। यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन वो वाला टाइम है जहाँ पे यूरेसिल का रोल शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? और थाइमीन का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. अपना देखो यार, एक क्वेश्चन है कि जैसे अपना ना दोनों स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड होता है, तो दोनों स्ट्रैंड ना एक साथ हमारे क्या होता है? काम में नहीं आता है, एक साथ रेप्लिकेट नहीं करता है, एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। क्यों एक साथ ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा? पहले एक करेगा फिर एक करेगा, ऐसा क्यों होता है? देखो अगर एक साथ अगर करवाना हुआ तो एंजाइम कहाँ कहाँ जाके एक्ट करेगा? यहाँ पे एक्ट करेगा या यहाँ पे एक्ट करेगा? ये प्रोसेस को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, और जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसके? एरर आने के। और एक साथ बहुत जगह वो जाके काम करेगा तो एक साथ बहुत सारी जगह प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, वो बहुत सारे आगे जाके और बहुत सारी कोडिंग करेगा। तो ये इससे जो मशीन की पूरी एंजाइम मशीनरी है ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, पूरा प्रोसेस ही ना ओवरऑल कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट ना हो, सब कुछ सॉर्टेड रखें। जैसे आप लोगों को सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रख रहा है, तो अगर मैं उसको सिंपल बोल दूं कि भैया दो स्टैंड में मत करो, एक एक करके कर लो, ज्यादा फालतू के नाटक ना करो, तो वो वाली चीज है यहाँ पे कि हमारी जो मशीनरी है ना, काम जेनेटिक मशीनरी है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि यहाँ पे भी कोडिंग चल रही है, यहाँ पे भी कोडिंग चल रही है, यहाँ भी कोडिंग चल रही है, कोडिंग यहाँ पे भी चल रही है। एक जगह कोडिंग कराओ, एक जगह प्रोटीन बनाओ, एक जगह अमीनो एसिड बनाओ, हर जगह ना करो। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये इसका रोल Yes, है। ma'am. और दूसरी ये बात भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए है यार। कभी आपने यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सुना है क्या? नहीं ना, आपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सुना है ना। तो आरएनए तो एक ही से है ना, एक ही स्ट्रैंड होती है, तो डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यस इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
ठीक है, आगे बढ़े फिर अपन, आगे बढ़े बच्चा पार्टी। यस मैम, बढ़ते यस हैं। मैम। एक सेकंड मैम, रेप्लिकेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। याजदान, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। आपके लिए ना एक साथ पढ़ने के लिए ना अभी बहुत सारा हो चुका है, तो याद रखना, पढ़ लेना इसे, बहुत सारा हो गया आपके पास पढ़ने के लिए। तो इसे अभी नेक्स्ट क्लास यस में अगर मैम। पढ़ के नहीं आओगे ना, देखो नेक्स्ट क्लास में अगर आप पढ़ के नहीं आते हो जो अभी तक अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो क्या होगा, आपका ना सब ऊपर से उड़ जाएगा और ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, चाहे मैं कैसे भी पढ़ा लूं, कितना भी पढ़ा लूं। ठीक है, अब ना देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसको बोलते हैं, मतलब टॉपिक क्या उसी में चल रहा है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, वो यूनिट जिसके अंदर पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है। जैसे कोई एक सेगमेंट होगा, उसी सेगमेंट को तो अपन को पूरा ट्रांसक्राइब करना है। तो देखो मैंने आपको बताया ये दो है, एक 5-3 5-3। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तीन चीजों से मिलके बना होता है। पहला प्रमोटर, क्या, प्रमोटर। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा टर्मिनेटर। ये तीन चीजें मिलके कंप्राइज करती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इज दैट क्लियर? तो प्रमोटर वो पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का शुरू होता है। टर्मिनेटर वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। स्ट्रक्चरल जीन जिसके अंदर होल प्रोसेस पूरा चला है और एक नया जो पूरा स्ट्रैंड है वो बनता है। दो स्ट्रैंड होते हैं हमारे यहाँ पे, पहला होता है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कौन सा, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये मुझे बता सकता है? हम ना हमेशा आप ये भी बोल सकते हो कि यार मैम यहाँ पे 5 डैश है, 3 डैश है, यहाँ पे भी 5 डैश है, 3 डैश है, ये प्रमोटर यहाँ पे भी तो प्रेजेंट हो सकता था, मैं कैसे पता करूंगा, है ना? देखो, तो आप कैसे पता करोगे, हमारे यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक है कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमारा जो रेफरेंस वाला स्ट्रैंड है ना, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, वो लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। आप इस वाले को इंपॉर्टेंट मानो। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5th डैश होगा, वहां पे हमारा प्रमोटर होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 डैश से 3 डैश में चलता है, अभी मैंने बताया था आपको। यस मैम। तो 5 डैश से 3 डैश में चलता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड हमारा रेफरेंस है। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 डैश होगा, वहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा। टर्मिनेटर का जो 3rd एंड है, वहां पे हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कोड करता है, जैसे एडेनिन है तो उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, हमारे यूरेसिल। साइटोसिन है, यहाँ पे सारी कोड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके हिसाब से यहाँ पे एंटी कोडॉन्स आना शुरू होते हैं। जैसे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आ जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल है तो सॉरी, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ऐसे काम चलता है, समझ पड़ रही है आपको? यस मैम। तो ये काम है इन लोगों का। अब यहाँ पे ना दो टर्म आते हैं, एक आता है अपस्ट्रीम और एक टर्म आता है डाउनस्ट्रीम। जहां से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जहां से पूरा प्रोसेस खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। समझ आ गया आपको ये वाला कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, कैसी होती है? ये यस इंपॉर्टेंट मैम। है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप लोग इसका फटाफट पहले एसेस ले लो।
फर्स्ट आज भी आया नहीं ना उज्जवल, और प्रियांशु भी नहीं आया। 2 3 अच्छा ये रहा वो वाला। यार नहीं नहीं ये नहीं लेना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आया ना आपको कि हमारा ये जो पूरा शुरू हो रहा है प्रोसेस रेप्लिकेशन का, वो क्या होता है? Yes, ma'am. अब उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन में वो जो स्ट्रैंड बना है उससे हम इंफॉर्मेशन को कैसे कॉपी करेंगे वो पूरा देखने वाले हैं। उसके लिए हमने पहला उसका यूनिट देख लिया है जहां से वो पूरा प्रोसेस एक्चुअली चलता है जिस पे। ठीक है 14 जो उसका यूनिट ये रहा। ठीक है उज्जवल की कंपार्टमेंट थी, कल रिजल्ट आया होगा। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है वैसे। 1 2 3 मैं स्क्रीनशॉट भी मेरा एक ही में आ गया। 2 3 4 6 अभिषेक गौतम शिव शिवम शिवम यादसान। ठीक है तो फिर मैं मॉड्यूल भेज देना। हाँ इसका मॉड्यूल मैं भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। ठीक है Yes, ma'am. चलो ठीक है रिलीव करते हैं। बाय 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 एवरीवन, और पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। Okay, ma'am. बाय बाय बाय। मैम। बाय मैम।